नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का हरियाणा चौपाल में। तो हरियाणा के तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी बैंकों को स्टैंड अप स्कीमों पर काम करना चाहिए ताकि किसान, मजदूर, नए उद्यमियों को पैरों पर खड़ा किया जा सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बैंकों को ऋण देने के साथ साथ निचले स्तर पर सर्वे, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग क्षमता बढ़ाने पर भी पैसा खर्च करना चाहिए ताकि वो व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है वो उसका सदुपयोग करे और बैंक को आसानी से वापस लौटा सके। इसी के साथ सीएम ने कहा कि नाबार्ड ने हरियाणा के लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत 2014 से 15 में 450 करोड़ का ऋण मुहैया करवाया था, जो अब बढ़कर 14,000 करोड़ हो गया है। भविष्य में इसे 3 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य है। सेमिनार में मुख्यमंत्री ने नाबार्ड द्वारा साल 2022-23 के लिए तैयार कार्यक्रम का भी निरीक्षण किया। नाबार्ड की हमारी जो एक उनके साथ प्लानिंग की मीटिंग होती है एनुअल, वो एनुअल मीटिंग हुई है जिसमें 2022-23 की जो आगे प्लानिंग, सामान्यतः बजट के साथ ही मीटिंग हमारी होती है, तो उन्होंने अपने जो प्राथमिकताएं तय की हैं वो उन्होंने हमको बताई हैं। और सभी बैंकर्स ने मिल करके जो अपना 1,61,000 रुपये क्रेडिट प्लान जो उन्होंने बनाया है कि पूरे हरियाणा में डिफरेंट टाइप की जो लोनिंग है बैंक्स जो करते हैं पब्लिक को, उन्होंने 1,61,000 करोड़ रुपए का बनाया है। लेकिन वो तो पब्लिक की आवश्यकता के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं, ज़्यादा करने के स्कोप हैं उसमें। तो इसलिए हमारी भी जो प्रायोरिटीज़ हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर के नाते हैं, इरिगेशन के नाते हैं या अन्य ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो चीज़ें हैं, वो सब हमने उनको बताई हैं। अकॉर्डिंगली उसके ऊपर वो काम करेंगे। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ाने के नाते जो हमने परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना ये जो बनाई है, और उसमें जो लोन की जो ज़रूरत है ऐसे न्यू एंटरप्रेन्योर्स को, उसको देने के लिए उनसे आग्रह किया है। तो उन्होंने भी विश्वास दिलाया है कि हम ज़्यादा ज़्यादा लोन उन लोगों को देंगे ताकि नया रोज़गार करके वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। इरिगेशन में माइक्रो इरिगेशन का विशेष तौर पर आग्रह किया हमने कि उस पर लोनिंग ज़्यादा करें किसानों को भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि माइक्रो इरिगेशन का जो उसको प्रायोरिटी दी जाए, पानी की जिसमें से बचत हो सके। और इसी प्रकार रिचार्जिंग के जो वेल्स हैं उसमें भी किसान अगर कोई लोन उनसे लेते हैं तो आसानी से उनको लोन मिलना चाहिए। हमारी जो अपना हम बैंक से यानी नाबार्ड के माध्यम से हमको फाइनेंस होता है, ये अगर मैं 2014 का डाटा मांगूँ, मैं आपको बताऊं तो 450 करोड़ रुपया ही हम साल में ले पाए थे। इस बार हमने 1400 करोड़ रुपया उनसे लिया है और अगली बार की योजना अगले वर्ष की 2000 करोड़ रुपये की हमारी है कि 2000 करोड़ रुपया हम नाबार्ड से ले पाए। नाबार्ड कुल मिलाकर के देने के लिए तैयार है। हमारी वो सारी योजनाएं जो नाबार्ड के माध्यम से फाइनेंस की जा सकती हैं, वो स्पेशल टाइप की जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से 2000 करोड़ रुपये हमसे लेकर 1 अप्रैल से मार्केट में प्रोक्योरमेंट का जो हमारा टाइम टेबल है उस हिसाब से वो चलेगी। सब तैयारियां पूरी हो गई हैं, चाहे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है, चाहे बोरियों का विषय है, चाहे हमारे स्टाफ की सारी चीज़ें हैं, सब तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं। और 1 अप्रैल से प्रोक्योरमेंट जो हो जाएगी, 72 घंटे में किसान को पेमेंट पहुंचाने का हमारा जो वायदा है वो लगातार हम पूरा करेंगे। ऐसा है कि कोई ऐसा मुझे पत्र नहीं मिला, लेकिन 7A के ऊपर तो हम पहले से इंक्वायरी दर्ज कर चुके हैं और उसके अंदर 55-58 हज़ार जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, वो लगभग 350 लोगों से हमने एक्सप्लेनेशन मांगा है। और वो जो एक्सप्लेनेशन देंगे उसमें से कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वो सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। बल्कि उसमें तो हमने 2010 से लेकर 2016 तक ये भी जो सारी 7A का उल्लंघन हुआ है, चंडीगढ़ हरियाणा का है, पंजाब का है, पहले से जो तय है वही हिसाब से अब उसको कोई भी चंडीगढ़ को हरियाणा से कोई छीन नहीं सकता, उसमें पंजाब का भी हिस्सा है। लेकिन चंडीगढ़ अपने आप में यूटी है, ये किसी प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। हमारी राजधानी वो हरियाणा की भी है, वो पंजाब की भी है, और उसमें जो ऑफिसर्स हैं या जो बिल्डिंग्स हैं उन सब में 60-40 का जो रेशो है वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। मेरा कहना है ये बातें आप सब पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। जो मुख्यमंत्री ये फ्री ले लो, ये फ्री ले लो, ये फ्री ले लो, और फिर कटोरा उठा करके प्रधानमंत्री जी के पास जाता है कि मुझे 50,000 करोड़ रुपया दे दो, आखिर सेंटर से पैसा लेकर के राजनीति करना ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, शर्मनाक बात है। राजनीति करनी है तो अपने दम पर करें, वो राजनीति इसी बात पर करेंगे कि मैं ये
बांट दूंगा, मैं वो बांट दूंगा, और फिर बाद में कटोरा लेके प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। हरियाणा अपनी ख्याति के लिए दुनिया में छाप छोड़ रहा है। दरअसल हरियाणा के विकास मॉडल को लेकर कई देशों के प्रमुखों ने हरियाणा की तारीफ की है। उन्होंने कहा, हरियाणा खेल से लेकर शिक्षा के क्षेत्रों में नया मुकाम हासिल कर रहा है। आने वाले कुछ समय में हरियाणा देशों को एक नई पहचान देगा और आज हरियाणा के मॉडल को भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के विभिन्न सदस्यों ने भी सराहा है। भले ही कहने को B2B बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन आज हमने को कहा H2H मीटिंग हम कर रहे हैं हार्ट टू हार्ट रिलेशन बनाने के लिए। तो इस प्रकार की मीटिंग्स का दोनों तरफ कंट्रीज को भी और हरियाणा को भी। Yes, it's very impressive that Haryana has in fact a third of the total athletes coming from the state in terms of the Indian. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जल संरक्षण को लेकर दूरदर्शी सोच के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों को एक बार फिर से केंद्र सरकार ने सराहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल शक्ति अभियान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व वाली राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि हरियाणा ने इस अभियान के तहत जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए विभिन्न पहल की है। इस अभियान में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, अंबाला और कुरुक्षेत्र जिला विशेष सराहना के पात्र हैं। इस संबंध में गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लिखे गए पत्र के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का आभार भी व्यक्त किया और जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 अभियान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की ओर से सहयोग देने का आश्वासन दिया। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से हरियाणा स्वर्ग है और हरियाणा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत स्कोप है। ये कहना है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का, जो हाल ही में दुबई में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट में विशेष रूप से शामिल हुए, जहां अनिल विज ने वर्ल्ड फोरम के सामने हरियाणा की अमिट छाप छोड़ी और बताया कि हरियाणा निवेश के लिए एक पैराडाइज है, जहां निवेशकों के निवेश के लिए अपार अवसर है। दुबई से लौटे अनिल विज ने बताया कि हरियाणा में KMP के दोनों तरफ सरकार ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए हैं, जहां इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। विज ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में लाल फीताशाही को खत्म किया है और विज ने यह भी बताया कि हरियाणा में निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर अब नहीं काटने पड़ेंगे। इसके साथ साथ सरकारी योजनाओं को डिजिटल किया गया है। हरियाणा सरकार निवेशकों को भरपूर सहयोग देगी। दुबई से लौटे अनिल विज ने बताया कि हरियाणा में निवेश के लिए कई निवेशकों ने इच्छा जाहिर की है और उन्हें उम्मीद है कि इसके नतीजे भी अच्छे निकलेंगे। हमने वर्ल्ड फोरम के सामने अपने देश की, अपने हरियाणा की बात की है। हमने कहा है कि इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से हरियाणा पैराडाइज है। यहाँ पर बहुत स्कोप है इन्वेस्टमेंट करने का। KMP जो 135 किलोमीटर लंबी है, उसके दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर का हमने कॉरिडोर बनाया है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। और भी प्रदेश में हमने लाल फीताशाही को ख़त्म किया है। हमने सिस्टम में परिवर्तन किया है। आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने हैं। अधिकतर जो योजनाएं हैं उनका हमने डिजिटलाइजेशन किया है और सरकार की तरफ से पूरी तरह से सबको सहयोग मिलेगा। लोगों ने हमारी बात को बहुत पॉजिटिवली लिया है और हमारे पास बहुत इंक्वायरियाँ आई हैं। नेचुरली एकदम तो कोई डिसीज़न नहीं होता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। कौन सी लूट हो रही है? सुरजेवाला जी को हर वक्त नेगेटिविटी नज़र आती है। सबसे ज़्यादा तरक्की देश नरेंद्र मोदी के राज में कर रहा है।
कोरोना की भयंकर 3 लहरों के बावजूद आज देश की इकोनॉमी में सुधार है। उनको किस बात की लूट नजर आती है? चंडीगढ़ तो यूटी है, यूटी में तो केंद्र के ही रूल लागू होते हैं। पंजाब का तो उसके ऊपर कोई हक नहीं है अभी तक तो पंजाब को तो। राजधानी दिल्ली में गर्मियों के दौरान बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने एनटीपीसी दादरी से हरियाणा को 728 मेगावाट से अधिक बिजली आवंटित करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि दिल्ली की 4100 मेगावाट खपत के 18 हिस्से के डायवर्जन की पूर्ति करना बाकी एक्सचेंज के लिए कठिन माना जा रहा है। ऊर्जा मंत्रालय ने दिल्ली के कोटे से 728 मेगावाट बिजली हरियाणा को आवंटित करने का फैसला किया है और ये बिजली एनटीपीसी दादरी से दिल्ली से हरियाणा के लिए डायवर्ट की जाएगी। बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 अक्टूबर तक हरियाणा को ये बिजली डायवर्ट की जाएगी। वहीं दिल्ली में करीब 46 लाख यानी 68 उपभोक्ताओं को 2 बीएसईएस डिस्कॉम से बिजली आपूर्ति की जाती है। बाकी लोगों को टाटा पावर से सप्लाई की जाती है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के फैसले का असर बीएसईएस डिस्कॉम पर पड़ेगा। हरियाणा में आज से शुरू हुई 12वीं की परीक्षाएं अंबाला में 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों के पास धारा 144 लागू कर दी गई है। बात करें परीक्षा के समय की तो कोविड-19 का विशेष ध्यान रखा गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर एक दिन पहले ही सैनिटाइजेशन किया गया है। 2 साल के बाद हो रही ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अंबाला नकल रहित परीक्षा कराने के लिए 12 फ्लाइंग टीमों को भी तैनात किया गया। दरअसल कोरोना के कारण 2 साल के बाद 12वीं की ऑफलाइन परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा पूरी तैयारी की गई है। शिक्षा विभाग द्वारा नकल रहित परीक्षा कराने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके लिए परीक्षा केंद्र के बाहर पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। और वहीं स्कूल के प्रिंसिपल से जब परीक्षा की तैयारी के बारे में बात की गई तो उन्होंने नकल रहित परीक्षा कराने के लिए इंतजामों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना के नियमों की पालना करते हुए परीक्षा कराई जा रही है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2 साल के बाद ऑफलाइन परीक्षाएं हो रही है, जिसको लेकर छात्रों में काफी जोश दिखाई दे रहा है। खुश हूँ कि इस बार ऑफलाइन परीक्षाएं हो रही हैं और विद्यालय की पूरी तैयारी है। अंबाला कैंट में जैसा कि मुझे पता है कि 12 परीक्षा केंद्र बने हैं। हमारे विद्यालय में 10th और 12th दोनों परीक्षाओं के केंद्र बने हैं और हमने एक दिन पहले पूरी तरह विद्यालय को सैनिटाइज भी करवाया गया और उसके बाद मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को संबोधित भी किया कि कोरोना गाइडलाइंस जो हैं विभाग द्वारा दी गई हैं उनका पालन किया जाएगा। हमारे पास लगभग 140 बच्चे 12th के और लगभग 121 बच्चे 10th के अपीयर होंगे विभिन्न विद्यालयों से आए हुए। तो हमारी पूरी तैयारी है, हर तरह से सिटिंग व्यवस्था भी अच्छी तरह से की गई है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए दूरी पे ही बच्चों को बिठाया जाएगा और पूरी तरह से बच्चे मास्क लगा के अच्छे ढंग से परीक्षाएं देंगे और बच्चों में निस्संदेह पूरा जोश भी है और उनकी पूरी तैयारी है और बहुत देर बाद हो रहा है इस तरह से ऑफलाइन परीक्षाएं, तो हमारी पूरी तैयारी। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हरियाणा चौपाल में। तो तमाम अहम खबरों का रुख एक बार फिर से करते हैं। प्रदेश में आज से रेवाड़ी में भी हरियाणा विद्यार्थी शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई है, जबकि 10वीं की परीक्षाएं कल यानी 31 मार्च से शुरू होंगी। परीक्षाओं को नकल रहित बनाने के उद्देश्य से परीक्षाएं शुरू होने से पहले जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने भी शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों और परीक्षाओं में ड्यूटी दे रहे अध्यापकों को भी नकल रहित और शांतिपूर्वक परीक्षाएं करवाने के निर्देश दिए। वहीं जिला रेवाड़ी में कुल 62 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि जिले में कुल 20,138 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। वहीं परीक्षार्थियों को नकल रहित बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू कर दी गई है और पुलिस के लिए भी पुलिस के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अधीक्षक और ऑब्जर्वर को छोड़ किसी को भी परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है। शिक्षा बोर्ड की आज से 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और अभी एसपी साहब ने और मैंने अभी सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट से बातचीत की है कि किस प्रकार से हम इस परीक्षाओं को शांतिपूर्वक और नकल रहित बना सकें। तो इसी बारे में इनसे बातचीत हुई है और इनको बताया गया है कि जो शिक्षा बोर्ड के और हरियाणा राज्य सरकार शिक्षा विभाग के जो भी निर्देश हैं उनकी और अपने कर्तव्यों की पालना करें और नकल रहित। आज दिनांक 30/3/2022 को हरियाणा भिवानी बोर्ड द्वारा ये जो +2 की कुछ ही मिनटों बाद बोर्ड परीक्षा आरंभ होने जा रही है। इस संदर्भ में हमारे यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हमारा ये संकल्प है मेरे पूरे सेंटर की तरफ से, मेरे सुपरिटेंडेंट, मेरे सुपरवाइजर स्टाफ, मैं ऑब्जर्वर स्नेहलता, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी। हरियाणा के चरखी दादरी में पिछले 21 सालों से चल रहे दूरदर्शन रिले केंद्र को दूरदर्शन महानिदेशक नई दिल्ली के निर्देश अनुसार बंद कर दिया गया है। दूरदर्शन निदेशक ने चरखी दादरी में स्थित दूरदर्शन रिले केंद्र की नीलामी के आदेश दिए, जिसके तहत चरखी दादरी के दूरदर्शन रिले केंद्र से सभी उपकरण हटा दिए जा रहे हैं। चरखी दादरी दूरदर्शन रिले केंद्र इंचार्ज सुनील कुमार योगी ने बताया कि दूरदर्शन निदेशक हिसार द्वारा 13 जुलाई 2021 को दूरदर्शन रिले केंद्र को बंद करने के आदेश जारी किए थे और सभी उपकरण हटाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने में दूरदर्शन का अहम योगदान है, तो वहीं दूरदर्शन रिले केंद्र को बंद किए जाने से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। दूरदर्शन रिले केंद्र चरखी दादरी दिनांक 13 जुलाई 2021 को दूरदर्शन महानिदेशक नई दिल्ली के आदेशानुसार बाह्य रूप से बंद कर दिया गया और इसके उपरांत दिनांक 23 अगस्त 2021 को यहाँ से जो सेवाएं थी इसकी पूर्ण रूप से बंद कर दी गई और अनुरक्षण केंद्र हिसार के निदेशक ने महानिदेशक दूरदर्शन के आदेशानुसार ही जो प्रोटोकॉल में था इसकी नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई और किसी पार्टी को ये दे दिया गया। ठेकेदारों ने इसको अब जो है यहाँ से डिसमेंटल करने का काम शुरू कर दिया। इस वजह से हटाए जा रहे हैं क्योंकि ऑल ओवर इंडिया जो भी ट्रांसमीटर लगे हैं रिलेटेड दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो या प्रसार भारती, ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ओल्ड हो चुकी है क्योंकि जो ट्रांसमीटर मॉडल्स हैं, जो भी सेटेलाइट डिश वगैरह लगी है, सब ओल्ड हो चुके हैं। तो इसको हटाकर अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि जगह भी कम घेरेगी और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी उसमें कम होगा। तो इसी वजह से ये सारे पुराने सेटअप जो थे वो हटाए जा रहे हैं। अब नए सेटअप आएंगे। नए सेटअप क्या लगेंगे? नए सेटअप में नए ट्रांसमीटर लगेंगे और उसके साथ में न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा क्योंकि पहले की टेक्नोलॉजी में। पलवल जिले में अधिकतर होटलों, ढाबों और दुकानों पर खुलेआम घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अब फूड एंड सप्लाई विभाग ने कमर कस ली है। दरअसल फूड एंड सप्लाई विभाग में कार्यरत पलवल और हथीन के सब इंस्पेक्टर योगेश भारद्वाज ने कहा
कि होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स सहित अन्य दुकानों पर खुलेआम कमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसके लिए फूड एंड सप्लाई विभाग द्वारा ऐसे होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स सहित अन्य दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा और उन्हें पहले चेतावनी दी जाएगी कि वो घरेलू सिलेंडर की जगह कमर्शियल सिलेंडर का ही उपयोग करें, अन्यथा विभाग द्वारा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा, अगर चेतावनी के बावजूद कोई घरेलू सिलेंडर का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है तो इसकी सूचना फूड एंड सप्लाई विभाग द्वारा संबंधित गैस एजेंसी और संबंधित थाने की पुलिस को देकर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से विभाग के उच्च अधिकारियों को इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि कुछ रेस्टोरेंट्स, होटल और ढाबों सहित अन्य दुकानों पर खुलेआम घरेलू सिलेंडर का प्रयोग किया गया है और उच्च अधिकारियों के आदेश पर ही उन्होंने पिछले दिनों कैंप कॉलोनी में होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट सहित अन्य दुकानों का निरीक्षण भी किया था। इस दौरान पाया गया था कि वो अधिकतर लोग कमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू सिलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं, जिन्हें फूड एंड सप्लाई विभाग द्वारा चेतावनी भी दी गई है कि अगर आगे से वो घरेलू सिलेंडर का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रहती हैं कि पलवल में बहुत सारे कॉमर्शियल जगह पर कॉमर्शियल सिलेंडर का प्रयोग ना करते हुए घरेलू सिलेंडर जो होते हैं एलपीजी, उनका यूज़ हो रहा है। तो ऐसी शिकायतें बार बार आ रही हैं और शीर्ष अधिकारियों के भी आदेश हैं। तो इस मामले में अब सभी को, जितने भी पलवल ज़िले के कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, ढाबे हों, रेस्टोरेंट हों, उन सभी को एक बार चेतावनी दी जाती है, वार्निंग दी जाती है कि आप जल्दी से जल्दी हो सके तो अपने कॉमर्शियल सिलेंडर को ही ऑक्यूपाई कर लें, घरेलू सिलेंडर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो कि विभाग द्वारा बनती है वो की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई रहती है विभाग की? ऐसा है, विभाग की तरफ से जैसा भी मौके पर मिलता है सिलेंडर, जिस हिसाब से, उस हिसाब से जो भी उचित कार्रवाई विभाग की बनती है वो आपको जारी हो जाए। तो ये जो आदेश आए हैं कार्रवाई के लिए, वो उच्च अधिकारियों के हैं या? शीर्ष अधिकारी समय समय पर निरीक्षण करते रहते हैं और जो भी शिकायतें भी आती रहती हैं उस हिसाब से कार्रवाई होती है। तो अभी तक ऐसा कोई ढाबा या रेस्टोरेंट अभी या पिछले कभी कार्रवाई हुई हो? अभी कुछ दिन पहले ही कैंप एरिया में इस चीज़ का निरीक्षण किया गया था, तो उसमें कुछ सिलेंडर मिले थे जो घरेलू थे, उनको चेतावनी दे दी थी और उनसे बोला भी गया था कि भाई आप 1 या 2 दिन में इनको यूज़ ना करें। तो अभी तो चेतावनी दी जा रही है, उसके बाद आपको सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। मैं सभी सिलेंडर जो भी कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, मैं उनसे यही अपील करूंगा कि आप अब बिल्कुल भी इस मामले में कोताही ना बरतें और केवल कॉमर्शियल सिलेंडर जो कि जो आप भी ढाबा चला रहे हो या रेस्टोरेंट चला रहे हो, जो भी नॉर्म्स में होता है उसी का प्रयोग करें। जैसे ढाबा और रेस्टोरेंट का आप बता रहे हो, इनके अलावा और कोई भी ऐसी शॉप्स हैं या शोरूम्स हैं जिनमें जो भी एक्टिविटीज़ में सिलेंडर यूज़ होता है कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में, उसमें बस रूल्स यही हैं कि आप कॉमर्शियल ही यूज़ कर सकते हो, घरेलू यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी एक्टिविटी हो जिसमें कॉमर्शियल आती है और जिसमें सिलेंडर का प्रयोग होता है। कोई अपील करना चाहोगे? बस यही है, सभी दुकानदारों को, जितने भी ढाबा मालिक हैं या रेस्टोरेंट मालिक हैं, सभी को चेतावनी दी जाती है कि आप जल्दी से जल्दी कॉमर्शियल सिलेंडर ही यूज़ करें और कोई भी सिलेंडर घरेलू यूज़। फिलहाल के लिए हरियाणा चौपाल में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहे एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।